चलो आगे देखो। हम सब पढ़ रहे थे क्या जी? नाभिक। क्या पढ़ रहे थे? नाभिक। ठीक। उसमें आगे डालो द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति। मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट। चलो देखो, मास डिफेक्ट होता क्या है? किसी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वह उसमें उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग से क्या होता है? फतेह कुछ क्या होता है? कम होता है। ठीक। किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग से फतेह क्या होता है? कुछ कम होता है। इस अंतर को हम लोग कहते क्या है? द्रव्यमान क्षति। पहले लिखो फिर समझाते हैं। ठीक, लिखो। किसी नाभिक का किसी नाभिक का किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग से सदैव कुछ कम होता है। सदैव कुछ कम होता है। द्रव्यमानों के इस अंतर को द्रव्यमान के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की योग से बदलाव क्या होता है? कुछ कम होता है। द्रव्यमान के अंतर हम लोग कहते क्या है जी? द्रव्यमान क्षति। अथवा एक परिभाषा और लिख लो। अथवा किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियानों किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियानों से सदैव कुछ कम होता है। सदैव कुछ कम होता है, जिसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। जिसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अथवा एक और लिखो, किसी नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान, सब बात वही है लेकिन क्या अंतर होता है जानते रहो सब। किसी नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान और
और उसमें उपस्थित न्यूक्लियानों के अंतर को नहीं, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियानों पदार्थ क्या होता है, कुछ कम होता है, जिसको हम लोग कहते क्या है, द्रव्यमान क्षति। इसको उल्टा लिखना चाहिए था हमको। किसी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानों और वास्तविक द्रव्यमान के अंतर हम लोग कहते क्या है, द्रव्यमान क्षति। लिख लिया हो? एक मिनट। क्योंकि हो क्या रहा है यहां पर, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियानों से क्या सदैव क्या होता है, कुछ कम होता है। यानी ज्यादा कौन है, न्यूक्लियन, कम कौन है, वास्तविक द्रव्यमान। तो ज्यादा कौन होगा, न्यूक्लियन। यानी न्यूक्लियानों और वास्तविक द्रव्यमान के अंदर हम लोग कहते क्या है, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। लिख लो इसको। किसी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानों का द्रव्यमान और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसे डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। देखो समझो, पहले तीन परिभाषाएं मैंने लिखा और तीनों का मतलब एक ही है। पहला परिभाषा क्या लिखा गया, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग से क्या होता है, कुछ कम होता है। द्रव्यमान के इस अंतर हम लोग कहते क्या है, द्रव्यमान क्षति कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। अथवा किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियानों से सदैव क्या होता है, कुछ कम होता है। ठीक, इस अंतर हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग कहते क्या है जी, द्रव्यमान क्षति। अगला मैंने क्या लिखा, किसी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानों का द्रव्यमान और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को हम लोग कहते क्या है, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यहां तक बात समझ में आया? सही है, क्या गलत है? वास्तविक द्रव्यमान और न्यूक्लियानों का सदैव क्या होता है, कुछ कम होता है, जिसको हम लोग कहते क्या है, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यहां तक किसी कोई डाउट? अब हम विस्तार से बात करते हैं। इसके लिए हमको जगह चाहिए, इसकी तरफ फटाक से उतारो। चलो आगे देखो। तो द्रव्यमान क्षति होता क्या है, समझो ध्यान से। अब यहां आराम से समझो, बहुत डिटेल में। हमने बोला द्रव्यमान क्षति नाभिक का वास्तविक न्यूक्लियानों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। न्यूक्लियानों का द्रव्यमान नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर हम लोग कहते क्या है, द्रव्यमान
क्षति कहते हैं। सबका ध्यान इधर होना चाहिए, ध्यान रखना चीज को। ठीक, आगे देखो। तो न्यूक्लियानों का द्रव्यमान, न्यूक्लियान किसे कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम लोग कहते क्या है? न्यूक्लियान कहते हैं। समझ में आया ना? तो प्रोटॉनों, तो प्रोटॉनों को हम लोग दिखाई किसे दे रहे हैं? जेड से। तो न्यूक्लियानों का द्रव्यमान, तो मान लो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को मैंने दिखा दिया जेड से, तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लो कितना है? प्रोटॉन की बात कर रहे हैं ना जी, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन हो गया, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान मैंने मान लिया एमपी, तो प्रोटॉन कितना, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एमपी है, तो कुल कितना हो जाएगा? जेड यामा पी प्लस न्यूक्लियन क्या होता है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या की योग। तो एक बताओ, हमने न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना मान लिया? यामा यन मान लिया। चलो, और उसमें से गुणा कर दिया, क्या निकला हमको? पूरा पूरा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकल आया। ये क्या है? एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ये क्या है? कुल न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। उसमें से गुणा कर दिया, क्या निकला आपको? कुल न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक, अब यहां समझो, ये हुआ माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, इसको हम दिखा दे रहे हैं यम यन से। इतना बात समझ में आया? अब तुम लोग जानते होंगे, अगर हमको न्यूट्रॉनों का मान निकालना हो, न्यूट्रॉनों संख्या निकालना हो, तो कैसे हम लोग निकालते हैं? हम ध्यान समझो इधर। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होती है? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। माइनस क्या होता है? परमाणु क्रमांक, यानी n बराबर होता है a माइनस क्या जी? a माइनस जेड, a माइनस जेड। अब जहां पर n लिखा वहां पर तुम क्या लिखो? a माइनस जेड लिखो, तो क्या आएगा? डेल m बराबर क्या आ रहा है? डेल m बराबर जेड एम पी प्लस n के स्थान क्या लिखूंगा? a माइनस जेड यम यन, हेतना हेतना माइनस यम यन। ये निकल गया द्रव्यमान क्षति का फार्मूला। बहुत बार पूछा गया है चीज, ध्यान रखना। ये निकला द्रव्यमान क्षति का फार्मूला, सूत्र निकला। बात समझ में आया? तो द्रव्यमान क्षति क्या होता है? किसी नाभिक के न्यूक्लियन का द्रव्यमान और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से क्या होता है? ज्यादा होता है। उसी का अंतर हम लोग कहते क्या है? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। कैसे? अभी तक जितना चला कुछ समझो, पल्ले पड़ा नहीं होगा। अब समझो ध्यान से। मान लो ये कोई परमाणु है, इस परमाणु का नाभिक है, नाभिक ये परमाणु है। मान लिया मैंने ये जो परमाणु का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो परमाणु का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वह परमाणु जो उसके अंदर क्या थे? न्यूक्लियन थे। वो पहले क्या होते? बिखरे हुए थे। मतलब मान लो उल्टा सीधा कोई एटम था, ऐसे मान लो ये कोई एटम था, इसमें मैंने मान लिया बहुत सारे क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसमें क्या है जी? बहुत सारे क्या है? प्रोटॉन और, ये जो परमाणु है बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन से क्या है? मिलकर के बना है। ठीक, यह परमाणु बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है। तो हमने क्या किया? रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु के सेंटर में, परमाणु के सेंटर में एक केंद्र है, जहां पर केंद्र है उस परमाणु का पूरा क्या होता है? द्रव्यमान उस केंद्र पर क्या होता है? निहित होता है। तो लेकिन मैंने क्या किया? यहां पर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बिखरे हुए थे, इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक स्थान पर क्या किया गया? केंद्रित कर दिया गया। क्या किया? केंद्रित कर दिया गया। मान लो इसमें बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे, इसमें हमने ले लिया मान लो 5 प्रोटॉन ले लिया और 5 क्या ले लिया? न्यूट्रॉन ले लिया। 5 क्या ले लिया? प्रोटॉन। 5 क्या ले लिया? न्यूट्रॉन। बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर क्या हुआ था? बना हुआ था। तो हमने कितने लिए? केवल 5 प्रोटॉन के लिए 5 न्यूट्रॉन लिया। ठीक, अब यहां पर हो क्या रहा है? यहां देखा गया ये जो नाभिक मतलब जो नाभिक पहले था, नाभिक का मतलब ये है ये पहले ऐसे रहा होगा, ऐसे ऐसे। तो इस नाभिक में
पहले मान लो कुछ नहीं था, इसका वास्तविक द्रव्यमान, एक क्या जी, वास्तविक 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 द्रव्यमान, ये नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है। मतलब देखा गया जो 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन से जब नाभिक मिलकर के बना, जब पहले मान लो ये पहले था, पहले जो थे ऐसे थे, मान लो 5 कण, मान लिया मैंने, क्या है, प्रोटॉन है 5 ठो, ये क्या है, 5 ठो प्रोटॉन है, ये क्या है, 5 ठो न्यूट्रॉन है। अब समझ में आएगा तुमको, चलो ये क्या है, 5 ठो न्यूट्रॉन है, तो 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन, ठीक, अच्छा हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब यहां समझो, देखो ध्यान से, ये जब पहले अलग अलग थे, जब अलग अलग थे, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग अवस्था में थे, अलग अलग अवस्था में थे, तो इनका द्रव्यमान क्या था, थोड़ा ज्यादा था, इनका मास थोड़ा क्या था, ज्यादा था। यानी जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग थे, यानी एक स्थान पर केंद्रित नहीं थे, तो इनका मास देखा गया थोड़ा क्या है, ज्यादा है। लेकिन ये लोग जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में संयुक्त हुए, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में संयुक्त हुए, और संयुक्त कहां हो रहे हैं, परमाणु के केंद्र में, परमाणु के केंद्रक में संयुक्त हो रहे हैं, देखा गया, जब बढ़िया से देखा गया, तो इस जो परमाणु का, इस नाभिक का जो द्रव्यमान है, वह पहले की अपेक्षा क्या हो चुका, कुछ कम हो चुका है। फिर से, पहले जो परमाणु था वह बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ था, तो मैंने मान लिया उसमें कितने प्रोटॉन थे, 5 प्रोटॉन, और कितने न्यूट्रॉन थे, 5 न्यूट्रॉन, तो इसका द्रव्यमान इस कंडीशन कुछ अलग होगा। लेकिन जब 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन क्या हुए, जुड़े, तो जुड़ने से इसके मास में कुछ कमी आई पहले की अपेक्षा, पहले मास कुछ था, अब बाद में मास क्या हो गया, कुछ अलग हो गया। इस द्रव्यमान के अंतर हम लोग कहते क्या है, द्रव्यमान क्षति। मतलब समझो ध्यान से, ये जो वास्तविक द्रव्यमान है, ये क्या है, ये पहले द्रव्यमान है, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, बहुत ही ध्यान से समझना इस चीज को, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का द्रव्यमान, द्रव्यमान। अभी भी इसमें कितने प्रोटॉन हैं, अभी भी इसमें 5 प्रोटॉन क्या है, 5 न्यूट्रॉन है, लेकिन कब है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में क्या हो गए, संयुक्त हो गए, तब है। ये कब का है, जब संयुक्त हुए तब का, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन संयुक्त हुए। एक कब का है, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन संयुक्त नहीं हुए थे। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन संयुक्त नहीं हुए थे, तो इसको हम लोग क्या बोले, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, और जब संयुक्त हो गए, इसका हम लोग क्या बोल दिए, वास्तविक द्रव्यमान। तो जब देखा गया, इस न्यूक्लियनों का द्रव्यमान निकाला गया, 5 प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन थे, 5 न्यूट्रॉन, मतलब एक प्रोटॉन के द्रव्यमान में 5 से क्या किया गया, गुणा कर दिया गया, और एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में फिर क्या किया गया, 5 से गुणा कर दिया गया। इसका जो द्रव्यमान निकला, इसका जो द्रव्यमान निकला, इसका द्रव्यमान निकला नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान क्या है, मतलब नाभिक का द्रव्यमान नाप लिया गया। नाभिक का द्रव्यमान मतलब जो मिलकर पूरा बना हुआ था नाभिक, जो मिलकर के नाभिक पूरा बना हुआ, किससे बना हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, उसका द्रव्यमान नाप लिया गया। तो देखा गया तो जो नाभिक, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संयुक्त हो चुके हैं, पहले की अपेक्षा जब संयुक्त हो चुके हैं, अब नाभिक का द्रव्यमान क्या हो चुका है, कुछ घट गया है, यानी कमी आ गई उसमें द्रव्यमान में। यानी जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग थे तो उनका मास क्या था, अलग था, और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नाभिकीय बल द्वारा क्या किया गया, वो आपस में बांध लिया गया, वो लोग बंध गए, नाभिकीय बल से बंध गए, उसको उसमें क्या आकर्षण क्रिया हुई, वो नाभिकीय बल से बंध गए प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो अब देखा गया इसके द्रव्यमान में क्या गई थी, इस नाभिक के द्रव्यमान में क्या आई थी, कमी आई थी। यानी इसके द्रव्यमान में और इसके द्रव्यमान में क्या आई थी, कमी आई थी। उसी कमी को हम लोग कहते क्या है, द्रव्यमान क्षति। बताओ समझ में आया। तो प्रश्न उठता है, द्रव्यमान में क्षति आई क्यों, द्रव्यमान में क्षति आई क्यों, द्रव्यमान में क्षति आई क्यों। तो द्रव्यमान में क्षति इसीलिए आई थी कि देखा गया जब कोई प्रोटॉन, जब कोई परमाणु, जब किसी परमाणु का प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग होते हैं और जब वो जुड़ रहे होते हैं, बाद में मान लो किसी क्रिया के कारण नाभिकीय बल के कारण जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने से क्या होता है, उनके द्रव्यमान में जो कमी आ रही है, उनके द्रव्यमान में कमी आने से कुछ द्रव्यमान में कमी क्या होती है, ऊर्जा के रूप में क्या होती है, बाहर निकलती है। हमारी लैंग्वेज ध्यान सुनो, क्या बोला गया, जो जब वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग थे,
जब वो आपस में जुड़ रहे हैं तो जुड़ने से क्या हो रहा है, आपस में कोलैप्स कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने से उनके द्रव्यमान में कमी जो हो रही है, उस कमी का अंतर जो है वह उनके ऊर्जा में क्या हो रहा है, परिवर्तन के बराबर है। यानी जो द्रव्यमान में कमी आ रही है उससे क्या हो रहा है, ऊर्जा कुछ रिलीज हो रही है, बाहर क्या निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, तभी क्या है, उसके द्रव्यमान में कमी आ रही है। अगर ऊर्जा ना निकलती तो उसके द्रव्यमान में कमी ना आती। इतना बात समझ में आया। तो हुआ क्या यहां पर, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल रहे थे तो मिलने से उनके बीच में क्या काम कर रहा था, नाभिकीय बल काम कर रहा था। नाभिकीय बल काम करने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो रहा था, घट रहा था। और घटने से उससे क्या निकल रही थी, ऊर्जा। तो प्रश्न उठता है उसका द्रव्यमान घट क्यों रहा था, घट क्यों रहा है, रीजन क्या है, घटे चाहे बढ़े, इसमें रीजन क्या है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इसलिए घट रहा है, होता क्या है जानते हो, नाभिक में, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास घटेगा नहीं, पहले के अपेक्षा जितना परमाणु का द्रव्यमान था उतना द्रव्यमान रहेगा, उसकी स्टेबिलिटी सही नहीं रहेगी, उसका स्थायित्व सही नहीं रहेगा। देखा गया किसी परमाणु, जब परमाणु अलग अलग थे, यानी न्यूक्लियन जब अलग अलग थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग थे, तो उनका जो स्टेबिलिटी थी, उनकी जो स्टेबिलिटी थी, उनकी जो स्थायित्व था वो क्या था, कम था। वो क्या था, कम था। क्यों, क्योंकि उनकी ऊर्जा ज्यादा थी। लेकिन जब बाद में दोनों संयुक्त हुए, कोलैप्स किए, तो देखा गया अब उनकी ऊर्जा क्या हो चुकी है, घट गई है। ऊर्जा घटने से स्थायित्व क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। अभी नहीं समझ में, अब समझोगे। जब मान लो तुम्हारे पास 5 से 10 लाख रुपए आ जाए, 5 से 10 लाख रुपए आ जाए, तुम्हारी ऊर्जा क्या गई है, बढ़ गई है, तो क्या तुम्हारी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तुम्हारी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। हम वो खरीद ले, हम वो ले ले, वो ले ले, वहां चले जाए, वहां चले जाए, तुम्हारी स्थायित्व, तुम्हारी स्टेबिलिटी पहले को अच्छा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन ऐसे उदाहरण समझो, मान लो तुम्हारे घर में गर्मी ज्यादा है, गर्मी क्या है, गर्मी मान लो 45-46 पर चल रहा है मौसम, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तब तुम्हारी स्टेबिलिटी सही रहेगी, टेम्परेचर कम रहेगा तब तुम्हारी स्टेबिलिटी सही रहेगी। टेम्परेचर कम, ठंडा मौसम रहेगा, तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा, और गर्मी रहेगी, 5 पंखे इधर डुलाओगे, 5 उधर टालोगे, 5 टालोगे उधर, 10 उधर जाओगे, तुम्हारी स्थायित्व क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी किसी परमाणु के अंदर अगर ऊर्जा ज्यादा होती है तो उसकी अस्थायित्व क्या होता है, कम होता है। और परमाणु के अंदर ऊर्जा कम होती है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती। इसीलिए जब परमाणु अलग अलग थे, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग थे, तो उनकी ऊर्जा क्या थी, ज्यादा थी, उनका स्थायित्व क्या था, कम था। जब परमाणु आपस में संयुक्त हुए, जब परमाणु आपस में क्या हुए, कोलैप्स किए, संयुक्त हुए, तो उनकी ऊर्जा क्या हो रही है, उनके द्रव्यमान में कमी आ रही है। द्रव्यमान में कमी क्यों आ रही है, उनकी ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है। और ऊर्जा घटेगी तो उसका स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा, स्थायित्व बढ़ेगा, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तो नाभिकीय बल से क्या होंगे, आपस में बढ़ेंगे। आप बात समझ में आई, ये मैटर है। और जिस बल से जितना अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करते हो, होता क्या है, अंदर की बात समझो, हो क्या रहा है इसमें। बहुत खतरनाक साइंटिस्ट थे आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, बोलो मत, समझो पहले, फिजिक्स, अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन। चलो इधर देखो, E बराबर MC स्क्वायर। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा अगर किसी परमाणु से, मान लो कोई परमाणु, पहले उसके न्यूक्लियन अलग अलग थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग थे, वह जब आपस में कोलैप्स कर रहे हैं, संयुक्त हो रहे हैं, अपनी एनर्जी कम कर रहे हैं, अपनी एनर्जी कम करके स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाह रहे, स्थायित्व हो रहे हैं, स्टेबिलिटी को प्राप्त कर रहे हैं, तो होगा क्या, उनके द्रव्यमान में जो कमी आएगी, उनका जो मास डिफेक्ट होगा, मास डिफेक्ट, द्रव्यमान में जो कमी आएगी, वह द्रव्यमान में कमी, कमी गुणे सी स्क्वायर, कमी गुणे सी स्क्वायर, कमी गुणे सी स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, E के बराबर। मतलब मान लो पहले जब न्यूक्लियन अलग अलग थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग थे, तो इसकी जो एनर्जी थी, मैं कैलकुलेट किया, आ गया 50, कितना आ गया, 50 आ गया, 50 AMU कुछ आ गया मान लो। पहले क्या था, जब संयुक्त हुए, संयुक्त होने से उसकी एनर्जी क्या हो गई, कुछ घट गई। अब मैंने मान लिया एनर्जी हो गई उसकी, मान लिया 50 नहीं 48, कितनी हो गई जी, 48 हो गई। पहले कितना था जब अलग अलग थे, 50,
जब संयुक्त थे कितना हो गया 48, तो डेल्टा एम कितना निकला, डेल्टा एम निकला 2। और यही जो 2 है, जो 2 कमी हुई है, 2 गुणे सी क्या है, प्रकाश का चाल। प्रकाश चाल कितना होती है, 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति, इसका स्क्वायर 2 गुणे 3 तिहाई 9 गुणे 10 घाते 16, 9 दूनी 18 गुणे 10 घाते 16 सरवा। देख पा रहे हो, अगर ब्रह्मांड में कमी आई 2 एमयू के मान लो, तो ऊर्जा कितना निकल रहा है, 18 गुणे 10 घाते 2 3 5 10 नहीं 16 जूल। मतलब समझो इसका मतलब क्या था, बहुत ही खतरनाक दुनिया के साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टीन, इनका आईक्यू लेवल साइंटिस्टों सबसे खतरनाक था। कन्वर्ट कर रहे हैं इस मार्कर को ऊर्जा में, कन्वर्ट करते समय अगर उसके द्रव्यमान में कमी आई 2 की, तो कितना ऊर्जा डेवलप होगा, 18 गुणे 10 घाते 16 जूल। इसीलिए अगर किसी परमाणु के अंदर से नाभिक को अलग किया जाता है ना, तो जिनका जितना ऊर्जा उनको बांधने के लिए लगा हुआ था, उतना ऊर्जा उनको क्या होता है, तोड़ने के लिए लगता है। और इसी एनर्जी को हम लोग कहते क्या है, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। जितना ऊर्जा उस जो न्यूक्लियन अलग अलग थे उनको जोड़ने के लिए लगा था, उतना ऊर्जा उनको क्या करेगा, तोड़ने के लिए लगे, उसी को हम लोग कहते क्या है, बंधन ऊर्जा। सोचो अगर यही मास में कमी आई होती 4 की, तो क्या कम आता, और ज्यादा आता। कितना ऊर्जा जी, इसको तुम चेंज करो, तुम्हारे सोच से परे है। एक आदमी को प्रतिदिन जीने के लिए 2200-2300 कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है समान आदमी को। और सोचो जितना ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न क्या होगा उसके साथ, बहुत खतरनाक ऊर्जा है। एक चीज है, मतलब यहां पर हो क्या रहा है, जब कोई द्रव्यमान, जब कोई परमाणु या न्यूक्लियर आपस में संयुक्त हो रहे हैं, तो संयुक्त होते समय उनके जो द्रव्यमान में कमी आ रही है, वह द्रव्यमान में कमी ऊर्जा में परिवर्तन क्या है, बराबर है। और वही ऊर्जा किसके बराबर है, 2 गुणे सी स्क्वायर। अगर द्रव्यमान में कमी कितना आएगी, 2 की, तो 2 गुणे क्या करो, प्रकाश की वेग से क्या करो, गुणा कर दो, तो क्या निकल आएगी, ऊर्जा निकल आएगी। यानी कहने मतलब क्या है हमारा, कहने मतलब ये है, जो उसके द्रव्यमान में क्षति मान लो इतना हुई, तो कितना ऊर्जा डेवलपमेंट हुआ, तो निकाल सकते हैं यहां से। E बराबर यही है एम, इसलिए हम कहते हैं डेल एम गुणे क्या हो गया, सी स्क्वायर। यानी E बराबर डेल एम कितना है, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड क्या जी, जेड एम, ठीक, माइनस यम एन, फिर पूरा गुणे क्या करोगे, पूरा गुणे क्या कर दोगे, सी स्क्वायर, पूरा गुणे ध्यान रखना। ये निकल क्या, ये निकल आया उसके द्रव्यमान में क्षति होने से कितना ऊर्जा उत्पन्न होगा। बताओ द्रव्यमान क्षति समझा पाए सही से, द्रव्यमान क्षति क्यों समझाया, किसी परमाणु के न्यूक्लियनों का द्रव्यमान उसमें उपस्थित नाभिक के द्रव्यमान से क्या होता है, ज्यादा होता है। ऐसे बोल दो, किसी परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान न्यूक्लियन के द्रव्यमान से क्या होता है, कुछ कम होता है। और कम क्यों होता है, क्योंकि जब न्यूक्लियन अलग अलग थे, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग थे, तो उनकी ऊर्जा क्या थी, ज्यादा थी, और स्टेबल कम थे। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में संयुक्त थे, कोलैप्स किए, कोलैप्स क्यों कर रहे हैं हम, अपनी स्टेबिलिटी क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जिससे कहां से प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए, और आपस में क्या हो जाए, बढ़ जाए। किस बल से, नाभिकी बल से। तो अपनी ऊर्जा को कम करने के लिए, ऊर्जा कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, उसकी बढ़ेगी। अपनी ऊर्जा को कम करने के लिए जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे अपने अंदर से क्या किए, अपना द्रव्यमान क्या किए, घटाए। वही द्रव्यमान किस में रिलीज हुआ, ऊर्जा के रूप में। तो जो इसमें कमी है उसे हम लोग कहते क्या है, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। वो निकालना क्या, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति। चलो डेल एम निकालना है, लिखना मत अभी, देखो समझो फार्मूला कर बताओ, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, ठीक, माइनस एन है एम एन।
बोलो छात्रों, चलो इधर देखो, जेड क्या है? जेड है परमाणु का परमाणु क्रमांक। एम क्या है? उस प्रोटॉन का द्रव्यमान। ए क्या है? उसका द्रव्यमान संख्या। जेड क्या है? परमाणु। एम क्या है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। एम क्या है? नाभिक का द्रव्यमान। तो मैं लिखता हूं उधर, परमाणु क्रमांक कितना है इसका? बोलो, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जेड। जेड है भैया 8। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या यानी एक मान कितना है? 16। तो न्यूट्रॉन निकालने हैं, डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो। न्यूट्रॉन संख्या कितना जाएंगे? ए माइनस जेड कितना का जी? 8 आएगा ना। चलो, जेड कितना दिया? 8 गुणे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हमें दिया गया है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.00727 प्लस ए में से मैंने जेड घटा कितना आ गया? हम डायरेक्ट करें यहां पर 8 गुणे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। एम क्या है? एक न्यूट्रॉन द्रव्यमान कितना है? 1.0086 माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान मतलब जितना हमने आंख से ऑब्जर्व किया, कैलकुलेट किया, उसको नापा, नाभिक को, नाभिक को परमाणु से बकोट करके निकाल उसको नापा, तो द्रव्यमान निकला, उसको हम लोग क्या बोले? नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। 15.990553। तो लोग मैथ बहुत तेज हम जानते हैं। यूनिट एमयू, इसी हम लोग शर्ट में दिखाते हैं यू से। बताओ, तो द्रव्यमान क्षेत्र कितना है? पहले नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कितना था? 15.9। बताओ, ये बताओ न्यूक्लियन द्रव्यमान कितना है? न्यूक्लियन द्रव्यमान 16 है और नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कितना है? तो ज्यादा किसका है? न्यूक्लियन का। और कम किसका है? नाभिक का। नाभिक का भार कम है। और कितना कमी आई टोटल? कितना कमी आई? 0.13691। इसी कमी को हम लोग कहते क्या? द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति निकल आया। हमको अगला क्या निकालना है? बंधन ऊर्जा। अगर द्रव्यमान क्षति निकल आए तो बंधन ऊर्जा निकालने के लिए उसमें 931.5 से गुणा कर दो, तो क्या निकल आएगी? जो सी स्क्वायर का मान निकल कैलकुलेट करके आता है ना, वही क्या होता है? उसे हम लोग गुणा कर देते हैं। तो जो बंधन ऊर्जा निकलेगी, क्या निकलेगी? बंधन ऊर्जा। कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, यानी डेल एम में गुणे 931.5 आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ, तो 0.13691 गुणे क्या करोगे? 931.5। तो गुणा कर दो इसे में 931.5 आ जाएगा 127.5316 इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या निकाला? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ लो। हमको निकालना बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। ये क्या होता है? मतलब किसी परमाणु के नाभिक से एक न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए, एक प्रोटॉन को अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए होता है उसे हम लोग कहते क्या है? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। एक प्रोटॉन को अलग करने के लिए तो इसमें क्या करोगे? द्रव्यमान से भाग दे दो। द्रव्यमान से क्या करो? भाग दे दो। क्या निकल आएगी? बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कौन से लिखवाएंगे? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन मतलब है बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा में मास से भाग दे दो। ए से भाग, किसी दिन ए से भाग दे दो। बताओ, तो बंधन जो आई कितनी? 127.5316। द्रव्यमान कितना है? 16।
इसमें 16 से भाग दे दोगे तो एक प्रोटॉन को, यानी ऑक्सीजन के एक प्रोटॉन को अलग करने के लिए हमको कितनी ऊर्जा देना पड़ेगा, ये निकल आएगा। भागे से 16, बहुत तेज वाला मैथ है, तो लोग मैथ बहुत तेज मानना पड़ेगा। 7.9 707 इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिएगा। सोचो, मतलब ऑक्सीजन परमाणु से एक प्रोटॉन को नाभिक से अलग करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 7.9707 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उतार लो दो भाग से।